ये विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप रावत एक बार फिर से केमिस्ट्री की नई क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, और कई आधार पर हम कोलाइड का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। और आज जिस आधार पर हमें कोलाइड का वर्गीकरण पढ़ना है वो है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बेस्ड ऑन साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 बहु आणविक कोलाइड, नंबर 2 बृहद आणविक कोलाइड, और नंबर 3 होते हैं संगुणित कोलाइड, या जिसे हम मिशेल भी कहते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले बहु आणविक कोलाइड क्या होते हैं, मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड क्या होते हैं। तो नाम से ही समझ में आता है, मल्टी का मतलब होता है बहुत से, और मॉलिक्यूल्स तो आप जानते हैं अणु। तो जब बहुत सारे छोटे छोटे अणु, ऐसे छोटे अणु जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कैसा होता है, कम होता है, तो ऐसे कण जिनका आकार 1 नैनो, अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, ऐसे छोटे आकार के कण जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, जब वो आपस में दुर्बल वांडर वाल बल द्वारा क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और एक ऐसे कण का निर्माण करते हैं जिसका आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, यानी कोलाइड आकार के कणों की रेंज में आ जाते हैं। तो ऐसे कोलाइडी विलयन बहु आणविक कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ऐसे कोलाइडी विलयन जिसमें जो कोलाइड आकार के कण होते हैं वो कई सारे छोटे छोटे कणों के आपस में जुड़ने से बनते हैं, क्या कहलाते हैं, बहुआण्विक कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। तो इस तरह के कई सारे अणु जब कोलाइडी विलयन में उपस्थित हों, जो खुद ही कई सारे छोटे छोटे कणों के आपस में जुड़ने से दुर्बल वांडर वाल बल द्वारा बंधने से निर्मित होते हैं, तो ऐसा कोलाइडी विलयन मल्टी मॉलिकुलर कोलाइडी सॉल्यूशन बहुआण्विक कोलाइडी विलयन कहलाता है। और इसके जो उदाहरण हैं वो हैं गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल। सॉल तो जानते ही हैं, सॉल यानी सॉलिड इन लिक्विड, यानी ऐसे कोलाइडी विलयन जिसमें गोल्ड घुला हुआ हो, गोल्ड का कोलाइडी विलयन हो, या सल्फर का कोलाइडी विलयन हो, जो कि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन भी कहे जा सकते हैं, बहु आणविक कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं। अब जो दूसरा कोलाइडी विलयन का प्रकार है वो है बृहद आणविक। बृहद यानी होता है मैक्रो, और मैक्रो यानी होता है बड़ा। तो ऐसे कोलाइडी विलयन जिनमें कोलाइड आकार के जो कण होते हैं उनकी रेंज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होती है। जैसे हमने बहुआण्विक कोलाइडी विलयन में पढ़ा था कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर आकार का कण तो था, लेकिन वो कई सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना था। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ प्रत्येक कण जो होगा उसका शेप और साइज कितने नैनोमीटर का होगा, 1 से 100 नैनोमीटर का, यानी जो सिंगल आपका जो पार्टिकल्स है उसकी साइज कोलाइड आकार के कणों की साइज के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कोलाइडी विलयन क्या कहलाते हैं, मैक्रोमॉलिकुलर कहलाते हैं, बृहद आणविक कहलाते हैं। और जितने भी आपके प्राकृतिक और कृत्रिम बहुलक हैं, बहुलक आप समझते होंगे, पॉलीमर, कई सारे मोनोमर, कई सारे एकलक जब आपस में जुड़ जाते हैं तो बहुलकों का निर्माण होता है। एकलकों का अणुभार कम होता है, बहुलकों का अणुभार अधिक होता है। कम अणुभार वाले कई सारे एकलक जब आपस में जुड़ जाते हैं तो बहुलकों का निर्माण होता है। बहुलक 2 तरह के हो सकते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक क्या होते हैं, जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, और कृत्रिम जिन्हें कारखानों और फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। यहाँ पर कुछ प्राकृतिक बहुलकों के उदाहरण भी दिए हैं, कुछ कृत्रिम बहुलकों के उदाहरण भी दिए हैं। प्राकृतिक बहुलक में है प्रोटीन हो गया आपका, जो कि एमिनो अम्लों से मिलकर बना हुआ है। स्टार्च हो गया जो कि ग्लूकोज से मिलकर बना है। सेलुलोज भी ग्लूकोज का बहुलक है। और नायलॉन 6 एक कृत्रिम बहुलक है, जो हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड के आपस में सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड के बनने से निर्मित होते हैं। तो सभी प्रकार के जो कोलाइडल सॉल्यूशन हैं, सभी प्रकार के जो आपके पॉलीमर के कोलाइडल सॉल्यूशन हैं, वो बृहद आणविक कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं। यहाँ पर कुछ पॉलीमर्स के उदाहरण दिए हैं। ये कंटेनर्स हैं आपके, ये बॉटल्स हैं, बच्चों के खिलौने हैं। तो ये सब बनने से पहले किसी न किसी सॉल्यूशन के फॉर्म में थे, जिनको कड़ा करके
इन्हें पॉलीमर का रूप दिया गया है, तो ये सब सिंथेटिक पॉलीमर है। या रबर दी हुई है, नेचुरल रबर। केरला में रबर के बहुत बड़े ट्री होते हैं जिनकी तने को जब कट लगाया जाता है, तने को काटा जाता है, तो उसमें एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है, इसको हम लैटेक्स बोलते हैं, जिससे रबर प्राप्त की जाती है। और इसमें एसिटिक एसिड और सल्फर मिला के रबर का बल्कनाइजेशन किया जाता है, रबर की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है, उसे हम सिंथेटिक रबर कहते हैं, बल्कनाइज्ड रबर कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो रबर हमको दिख रही है, ये प्राकृतिक रबर का एग्जाम्पल है। पॉलीमर के बारे में हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है, अलग से कक्षा 12 में एक नया चैप्टर है हमारे सिलेबस में, जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं। और अब हम पढ़ते हैं तीसरे प्रकार के कोलाइडी विलयन, जिन्हें हम संगुणित कोलाइडी विलयन, सहचारी कोलाइडी विलयन, मिशेल, एसोसिएटेड कोलाइड्स आदि आदि नामों से जानते हैं। तो ऐसे कोलाइडी विलयन जो कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं। विद्युत अपघट्य आप समझते हैं, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन की अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में धन आयन और ऋण आयनों में बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो कम सांद्रता पर तो विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन जब उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वही विद्युत अपघट्य के जो आयन हैं वो आपस में जुड़ करके एक ऐसी संगुणित संरचना का निर्माण कर लेते हैं, एक ऐसे बड़े अणु का निर्माण कर लेते हैं जिसकी रेंज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच आ जाती है। यानी विद्युत अपघट्य के जो कण हैं वो आपस में झुंड के रूप में इकट्ठे हो गए और उन्होंने कोलाइड आकार के कण का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। तो ऐसी कई सारी संगुणित संरचनाएं जब एक विलयन के अंदर बन जाती हैं, बुंदकियों का रूप ले लेती हैं, तो इन छोटी छोटी संरचनाओं को हम मिशेल कहते हैं। और इस तरह का कोलाइडी विलयन मिशेल कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है। अब जैसे साबुन है, अब साबुन पानी में घुलकर मिशेल का फॉर्मेशन करती है, तो एक निश्चित कंसंट्रेशन होता है जिस पर मिशेल का फॉर्मेशन होता है। तो वो जो सांद्रता है, वो जो कंसंट्रेशन है, वो कहलाता है क्रांतिक मिशेल सांद्रता, CMC, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन कहलाता है। और वह एक निश्चित ताप भी हो सकता है और वो ताप आपका क्राफ्ट ताप कहलाता है, जिस पर कि मिशेल का निर्माण होता है। साबुन के लिए जनरली CMC का मान 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स है। 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स साबुन की CMC की वैल्यू है। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं आपके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये आपका मल्टी मॉलिकुलर गोल्ड शॉल दिया हुआ है, ये आपका स्पंज दिया हुआ है। मैक्रोमॉलिकुलर का एग्जाम्पल हो सकता है, एक तरह का पॉलीमर है। और हमें पता है कि साबुन तो आपका मिशेल का फॉर्मेशन करती है। अब बात करते हैं कि साबुन क्या होती है। तो साबुन जो होती है वो उच्च कार्बोक्जिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो साबुन कार्बोक्जिलिक अम्ल या वसीय अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। अब आप पूछोगे सर वसीय अम्ल क्यों कहते हैं इन्हें वसीय अम्ल इसलिए कहते हैं, इन्हें फैटी एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जंतु और वनस्पतियों की वसाओं में पाए जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा फार्मिक एसिड। अब फार्मिक एसिड लैटिन भाषा के वर्ड फार्मिका से बना है, और फार्मिका का अर्थ होता है लाल चींटी, यानी लाल चींटियों में पाया जाने वाला एसिड फार्मिक एसिड। मधुमक्खी बर्रैया के डंक में भी पाया जाता है। एसिटिक एसिड आप जानते हैं, एसिटिक एसिड एसिटम शब्द से आया है। एसिटम का मतलब होता है लैटिन भाषा में सिरका। एसिटम लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है सिरका। तो सिरके में पाए जाने वाला एसिड कौन सा एसिड कहला रहा है? एसिटिक एसिड। ऐसे और भी हैं, ब्यूटेरिक एसिड ब्यूटेरम में पाया जाता है, जैसे मक्खन, ब्यूटेरम का मतलब होता है मक्खन। तो बहुत सारे एसिड ऐसे हैं जो वनस्पतियों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, प्लांट जू से प्राप्त होते हैं, उनकी वसाओं से प्राप्त होते हैं। ऐसे एसिड फैटी एसिड कहलाते हैं। तो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल, एलिफेटिक का मतलब है यहाँ पर जो आपका एल्किल ग्रुप होगा वो एलिफेटिक होगा, और मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल का मतलब है एक ही कार्बोक्जिलिक अम्ल जुड़ा होगा। यानी जब कार्बन श्रृंखला से एक ही कार्बोक्जिलिक अम्ल जुड़ा होता है तो ऐसे कार्बोक्जिलिक अम्ल क्या कहलाते हैं? मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल कहलाते हैं। तो जो आपका सॉप है वो क्या है? कार्बोक्जिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण। अब आपके मन में फिर एक सवाल आ रहा होगा कि ये क्या हैं, सोडियम और पोटेशियम लवण क्या होते हैं? तो मान लीजिए हमने एक कार्बोक्जिलिक अम्ल लिया एसिटिक एसिड। अब यदि एसिटिक एसिड को हम वियोजित करते हैं तो उससे हमें प्राप्त होता है CH3COO- और H पॉजिटिव। अगर हम इसका H पॉजिटिव हटा दें और उसकी जगह मान लो हम Na+ जोड़ दें,
तो बन जाएगा क्या, CH3COONA, जिसे हम सोडियम एसीटेट कहेंगे, या हम इसका दूसरा नाम कह सकते हैं कि ये हमारा एसिटिक एसिड का सोडियम लवण बन गया, या हम कह सकते हैं कार्बोक्जिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन गया। अगर हम सोडियम की जगह पोटेशियम आयन जोड़ देते तो हम कहते हैं ये कार्बोक्जिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण बन गया। ये भी आप जानते होंगे कि एसिटिक एसिड से H धन आयन हटाओ तो बचे हुए भाग को क्या कहते हैं, एसीटेट, और एसीटेट के साथ जब सोडियम जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है, सोडियम एसीटेट। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि कार्बोक्जिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या होते हैं कि जब भी किसी कार्बोक्जिलिक अम्ल से उसके H धन आयन को हटाकर उसकी जगह हम कोई धात्विक आयन जोड़ देते हैं तो कार्बोक्जिलिक अम्ल के धात्विक लवण हमको क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। यदि सोडियम जोड़ रहे हैं तो कार्बोक्जिलिक अम्ल का सोडियम लवण, पोटेशियम जोड़ रहे हैं तो कार्बोक्जिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण। लेकिन एक बात और हमें ध्यान देनी है, और वो ये ध्यान देनी है कि जब हम सोप बनाते हैं, जब हम क्या का फॉर्मेशन करेंगे, साबुन का, तो साबुन को बनाने के लिए हम जो R ले रहे हैं, CrCOH लेना पड़ता है, जो R ले रहे हैं वो कार्बन श्रृंखला कैसी होना चाहिए, लंबी कार्बन श्रृंखला होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, तभी साबुन का क्या होगा, निर्माण होगा। जैसे हम ले सकते हैं C17H35COOH, जिसको हम स्टेरिक एसिड बोलते हैं। अगर स्टेरिक एसिड में से H धन आयन हटाकर हम सोडियम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा सोडियम स्टेरेट, जो एक अच्छा साबुन हो सकता है। इसी तरीके से हम C15H31COOH ले सकते हैं, जो कि पॉमेटिक एसिड होता है। अगर पॉमेटिक एसिड में से H धन आयन हटा दें और सोडियम को क्या कर दें, जोड़ दें, तो बन जाता है सोडियम पामेट, बन जाएगा सोडियम पामेट बन जाएगा, जो कि एक अच्छा साबुन हो सकता है। तो कुल मिला के आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जो साबुन होते हैं उनमें कार्बन परमाणु की संख्या कैसी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, कार्बन परमाणु अधिक से अधिक मौजूद होना चाहिए। तो जब कार्बोक्जिलिक अम्ल के, उच्च कार्बोक्जिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण, सोडियम जगह पोटेशियम भी हो सकता है, जब उच्च कार्बोक्जिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण बनते हैं तो वो साबुन का रूप ले लेते हैं। यहाँ पर देखो यही बात बताई गई है कि ये फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल से हमने H धन आयन हटाया तो फॉर्मेट बन गया, और यदि हमने इसमें सोडियम जोड़ दिया तो सोडियम फॉर्मेट बन गया। ऐसे ही आपका, ऐसे ही यहाँ पर देखिए आप, एसिटिक एसिड है ये आपका, और एसिटिक एसिड से जैसे हमने H धन आयन हटाया तो एसीटेट बन गया, ये स्टेरेट नहीं है, ये क्या है आपका, एसीटेट। तो ये आपका बन गया एसीटेट, और एसीटेट के साथ सोडियम जोड़ा तो ये बन गया आपका सोडियम एसीटेट। तो फॉर्मिक अम्ल से H हटाया तो फॉर्मेट बना, सोडियम जोड़ा तो सोडियम फॉर्मेट बना। एसिटिक एसिड से H हटाया तो एसीटेट बना, सोडियम जोड़ा तो सोडियम एसीटेट बना। अब यहाँ पर C17H35CONA सोडियम स्टेरेट हैं, 7 से 17, 7 से स्टेरेट, ऐसे याद कर लो, 5 से पॉमेट, 5 से 15। तो जब कार्बन परमाणु 17 होंगे तो सोडियम स्टेरेट कहलाएगा, जब 15 होंगे तो सोडियम पामेट कहलाएगा, और जब कार्बोक्जिलिक अम्ल के, उच्च कार्बोक्जिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होंगे तो क्या बनेगा, साबुन। तो ये आप समझ लीजिए, जनरली सोडियम लवण से कपड़े धोने की साबुन और पोटेशियम लवण से नहाने की साबुनों का निर्माण होता है। अब आप समझ गए होंगे कि साबुन के अंदर, साबुन जो होती है उसमें 2 सिरे हैं, साबुन जो है उसके 2 सिरे हैं, एक R वाला सिरा और एक COONA वाला सिरा। अब आपको ये भी पता है कि COO के ऊपर तो माइनस होता है, Na के ऊपर प्लस होता है, जबकि R के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो R जो है वो नॉन पोलर है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, और जो COONA वाला भाग है वो क्या है, पोलर है। R वाले भाग को हम टेल भी कह सकते हैं, साबुन का टेल सिरा, और पोलर वाले भाग को हम क्या कह सकते हैं, हेड। यानी साबुन के 2 पार्ट है, एक अध्रुवीय और एक ध्रुवीय। अध्रुवीय पर कोई ध्रुव नहीं है और ध्रुवीय पर ध्रुव मौजूद हैं। अब चूंकि ध्रुवीय पर ध्रुव मौजूद हैं और पानी पर भी, पानी भी कैसा विलायक है, ध्रुवीय, H धन आयन और OH ऋण आयन। दोबारा बताता हूँ मैं कि ये आपकी साबुन है, RCOO -Na+ इसमें मौजूद है, और जैसे हम इसको पानी में डालेंगे तो पानी के पास H धन आयन है और OH क्या है, ऋण आयन है। तो पानी पर H धन आयन है
और CO पर माइनस है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, Na पर प्लस है, OH पर माइनस है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। यानी कुल मिलाकर ये वाला पार्ट जो है वो जल की तरफ आकर्षित होगा, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए ये जल की तरफ आकर्षित नहीं होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि साबुन के दो सिरे हो गए हैं। एक सिरा हो गया है कौन सा, आपका हाइड्रोकार्बन वाला सिरा, और एक आपका कौन सा सिरा हो गया है, कौन सा सिरा हो गया है, ध्रुवीय सिरा। तो ये आपका ध्रुवीय सिरा और ये आपका अध्रुवीय सिरा है, यानी साबुन के दो सिरे हो गए। तो साबुन को हम इस तरह से मान लें कि ये हमारी एक साबुन है और ये उसका कौन सा सिरा है, हेड वाला, जिस पर नेगेटिव चार्ज मान लें, और ये जल स्नेही है, जल की तरफ इंगित होगा, और ये पीछे वाला सिरा है आर वाला जो जल विरोधी होगा। तो आर वाला जो भाग है वो होता है जल विरोधी और जो माइनस वाला भाग है वो होता है जल स्नेही। तो यहाँ देखिए आप यही बात बताने की कोशिश की गई है कि साबुन में जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है वो जल विरोधी है और जो आपका COO माइनस वाला सिरा है वो जल स्नेही है। जब साबुन को पानी में घोला जाता है तो देखिए जल स्नेही वाला सिरा तो जल की तरफ चला गया और जल विरोधी वाला सिरा ऊपर की तरफ है। अब मान लीजिए कि कपड़े में गंदगी लगी हुई है, कपड़े में तेल या ग्रीस का एक स्पॉट लगा हुआ है, तो साबुन का जो जल विरोधी वाला सिरा है, आपने ये एक स्पॉट लगा हुआ है और इस पर आपने सोप लगाई, तो हमें पता है कि ये साबुन है, ये आपका जल स्नेही वाला सिरा है और ये जल विरोधी है। तो तेल या ग्रीस भी कैसा है, जल विरोधी है। तो जल विरोधी वाला आर वाला सिरा जो है वो गंदगी को क्या कर लेगा, गंदगी से जुड़ जाएगा, और जो माइनस वाला सिरा है वो पानी के अंदर रहेगा। Na प्लस जो हैं वो पानी में जाकर क्या हो जाएंगे, पहले ही जाकर क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। Na प्लस का काम यही है कि साबुन को पानी में उन्होंने क्या कर दिया, घोल दिया। अब तेल या ग्रीस को आर वाले सिरे ने घेर लिया और जो आपका COO माइनस वाला सिरा है वो जल की तरफ है। ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो इस गंदगी को चारों तरफ से क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, और जब चारों तरफ से घेर लेंगे तो एक गोलाकार संगुणित संरचना का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। बात समझ में आई। ये आपकी एक तेल चिकनाई लगी हुई थी, हमने इसमें साबुन लगाया तो जल विरोधी वाले साबुन का जो टेल वाला भाग है उस टेल वाले भाग ने क्या किया, ग्रीस या गंदगी से जाकर क्या हो गया, जुड़ गया, और हेड वाला जो सिरा था वो जल की तरफ क्या हो गया, इंडिकेट हो गया, इंगित हो गया। और ये जो पार्ट हैं ये COO माइनस वाला पार्ट है, ये हमको ध्यान रखना है। ये सारे पार्ट जो हैं COO माइनस वाले पार्ट हैं, और जो आपकी Na वाले हैं वो चारों तरफ से क्या हो गए हैं, NCOO माइनस वाले पार्ट को क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से क्या कर रहे हैं, घेर रहे हैं। तो इसमें हुआ क्या है कि एक संगुणित संरचना का निर्माण हो गया है जिसे हम क्या कह रहे हैं, मिशेल। और जब जल के अंदर हमने साबुन घोला और इस तरह की कई सारी मिशेल क्या हो जाती हैं, बन जाती हैं। इस तरह की कई सारी मिशेल क्या हो जाती हैं, जब जल के अंदर बन जाती हैं तो इस तरह का कोलाइडी सॉल्यूशन क्या कहलाता है, मिशेल कहलाता है। अब एक बार जब आपकी मिशेल बन गई, ये आपकी कई सारी मिशेल्स फॉर्मेट हो गई हैं, बन गई हैं, और जब हम कपड़े को पानी के साथ तेज़ी से क्या करते हैं, भिगोते हैं, तो मिशेल क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और मिशेल के टूटने से वो पानी के साथ मिलकर एक तरह का विलयन बना लेती हैं, जिसे हम पायस या इमल्सन कहते हैं। पायस आपने पढ़ा है, पायस क्या होता है, द्रव का द्रव में विलयन क्या कहलाता है, पायस कहलाता है। जैसे दूध है, अब दूध के अंदर पानी भी है और वसा भी है। अब पानी में वसा कभी नहीं मिलती, लेकिन चूंकि दूध में एक कैसीन होता है जिसे हम पायसी कारक कहते हैं, वो क्या करता है, पानी और वसा को आपस में मिलाए रखने का काम करता है। सपोज़ कि एक कांच की बोतल है और उसमें पानी भरा हुआ है और आपने उसमें तेल मिला दिया, बताइए पानी तेल आपस में मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि आपने उसमें साबुन या डिटर्जेंट डाल दिया तो पानी में तेल क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। तो जब दो अमिश्रणीय द्रव एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं किसी पायसी कारक की उपस्थिति में, तो क्या बन जाते हैं, पायस बन जाते हैं। तो आपने देखा कि कपड़े के ऊपर क्या लगी हुई थी, गंदगी लगी हुई थी, और वो गंदगी आपकी साधारण पानी से अलग नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने साबुन लगाया तो मिशेल बन गए, और पानी की तेज़ धारा के साथ हमने क्या किया, धो दिया।
तो पानी की तेज़ धारा में जो मिशेल थे वो क्या हो गए, टूट गए, पानी में मिलकर उनका क्या बन गया, पायस बन गया। और वो पायस पानी के साथ बहकर क्या हो गया, बाहर चला गया। या हम कह सकते हैं कि गंदगी का जो सरफेस टेंशन था, जो पृष्ठ तनाव था, साबुन ने उस पृष्ठ तनाव को क्या कर दिया, घटा दिया। पृष्ठ तनाव यानी चिकनाई के कणों के बीच के आकर्षण को समाप्त कर दिया और पानी में घोल दिया। तो ये सब काम किसने किया, साबुन ने। साबुन ने क्या किया, पानी और तेल का एक मिश्रण बनाया, एक पायस बनाया, और इस तरह कपड़े पर लगी हुई गंदगी क्या हो गई, दूर हो गई। तो ओवरऑल आपको साबुन की प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि साबुन किस तरह से काम करता है। आजकल कोरोना फैल रहा है और हम देख रहे हैं कि साबुन से हाथ धोने की बात कही जाती है, तो यही काम करता है कि साबुन जो है वो कोविड-19 की बॉडीज़ को क्या कर देता है, तोड़ देता है, उसे बिखरा देता है। और इस तरह से साबुन को लगभग 20 सेकंड तक हाथ पे लेने से जो वायरस है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं समझता हूँ कि जितनी भी बातें बताई गई होंगी कि बहुआण्विक कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, बृहद आणविक कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, और आपके जो मिशेल होते हैं वो क्या होते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितनी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में लेक्चर पढ़ा दिए गए हैं उन्हें बार बार देखें, उनके नोट्स बनाएं, उनसे वैकल्पिक पृष्ठ तैयार करें। और अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ। तो जल्द से जल्द नया वीडियो आएगा, इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।